सा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है? क्या ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है? रटेंगे तो हो सकता है दिमाग बात से फिसल जाए। क्या रटेंगे तो हो सकता है दिमाग बात से फिसल जाए, बात आपकी ना रहे दिमाग पे। लेकिन अगर आप यहां फिगर में देख रहे हैं कि सर ने बताया है कि बिहार इसको यहां तक टच कर रहा है, और उसके बाद अगर बात करें झारखंड यहां तक टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ यहां तक टच कर रहा है, और उसके बाद एमपी की सीमा यहां तक टच कर रही है। ये 4 अलग अलग जो आपको राज्य दिख रहे हैं किसके साथ? सोनभद्र। और लटका हुआ सोनभद्र आपको पहले ही दिख रहा है। क्या लटका हुआ सोनभद्र आपको पहले ही दिखा, जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। तो आपको आंखों में दिखेगा। अब कोई बच्चा कहे कि सर हमसे तो गलती हो गई, हमको याद ही नहीं आ रहा था एग्जाम में कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। अगर इस क्लास को पढ़ने के बाद आप ऐसा कहते हैं तो वास्तव में आपने क्लास को पढ़ा ही नहीं है। अगर क्लास को आपने पढ़ा है तो इसको रटने की जरूरत नहीं, ये आंखों में दिख रहा होगा कि नीचे ये सर ने दिखाया था कि सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कई बार आयोग ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसे जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। अब आप याद कर रहे हैं कि हम सुबह से शाम तक सोनभद्र, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर याद करेंगे तो मुश्किल होगी। उसको मैप में देखिए। अब ये ललितपुर है ना, और ये पूरी सीमा किसकी है? एमपी की है। ये भी एमपी की होगी। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है जो ब्लू कलर से मैं कर रहा हूं जिगजैग, ये कौन सा एरिया है? उत्तर प्रदेश की एरिया है कि ये मध्य प्रदेश का है? ये मध्य प्रदेश का है। और इधर भी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश। और ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश से सीमा कितनी लगी है? केवल इतनी सी, केवल इतनी सी। कहां पर? ये इतनी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी, बाकी लटक रहा है कहां पर? ये मध्य प्रदेश में। चारों तरफ मध्य प्रदेश मय हो गया है, लेकिन बस एक छोटी सी सीमा इसकी उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। और यहीं से आयोग एक सवाल और बना देता है। क्या एकमात्र ऐसा जिला जो उत्तर प्रदेश के केवल एक जिलों को स्पर्श करता है? क्या एकमात्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो केवल उत्तर प्रदेश के एक जिले को स्पर्श करता है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका ललितपुर हो जाएगा। क्यों? उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले को स्पर्श करता है जिसका नाम क्या है? झांसी। क्या सर ये भी पूछ सकता है? बिल्कुल, इसीलिए तो लिख रहा हूं। नहीं क्यों लिखता मैं? इसीलिए तो लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा कि ललितपुर निम्नलिखित में से किस एकमात्र जिले को स्पर्श करता है? वहां लिख देगा जालौन, महोबा, बांदा और झांसी। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसा जिला ललितपुर है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश को घिरा है। और ललितपुर उत्तर प्रदेश से के सबसे कम जिले को स्पर्श करता है, केवल एक जिले को। किसको? झांसी को। इस प्रकार से सर एक सवाल तो और भी बन सकता है। क्या कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है? सवाल पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है? तो भैया यहीं पर एक जिला है जिसका नाम है हरदोई। नोट कर लीजिएगा, जिसका नाम है हरदोई। ये सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है। ये क्या है? सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला हरदोई। कितने जिलों को? 9 जिलों को स्पर्श करता है। उसके नाम तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यह पूछा जा सकता है कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो 9 जिलों को स्पर्श करता है। और ललितपुर केवल एकमात्र जिलों को स्पर्श करता है, और किसको? केवल झांसी को। यह भी आपको याद रखना है। और यहीं पर एक बहुत अच्छा सवाल बनेगा कि उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे हुए राज्यों में से सबसे छोटी सीमा रेखा कौन बनाता है? आई रिपीट, उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों में से सबसे छोटी सीमा रेखा कौन बनाता है? हिमाचल प्रदेश। क्योंकि हिमाचल प्रदेश केवल सहारनपुर को स्पर्श करता है। जब मैं ऐसा बोलता हूं तो कई बार बच्चे हमसे कहते हैं कि सर झारखंड भी तो केवल सोनभद्र को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ भी तो केवल सोनभद्र को स्पर्श करता है। गिनती के हिसाब से तो हिमाचल प्रदेश भी एक जिले को स्पर्श कर रहा है, सोनभद्र भी एक जिले को स्पर्श कर रहा है।
और छत्तीसगढ़ भी एक जिले को स्पर्श कर रहा है। तो कैसे आपको पता चला कि इसकी सीमा बहुत छोटी है? अरे साहब, यहां पर तो छत्तीसगढ़ यहां से लेकर यहां तक लगा है और झारखंड यहां से लेकर के यहां तक लगा है, लेकिन आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश की सीमा ऐसे आई और टच करके निकल गई, बीच में कोई गैप ही नहीं दिखा। इसलिए ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे हुए राज्यों में से सबसे छोटी सीमा रेखा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है और सबसे बड़ी सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? एमपी है। एमपी की सीमा यहां से शुरू हुई और ऐसे ऐसे होते हुए यहां तक गई है। तो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है और सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य जो है आपका वह हिमाचल प्रदेश है। तो इस डायग्राम से हम लोगों ने कितने सवाल सीखे हैं? सबसे पहले इसको देखिए सर। हमने सीखा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से 8 राज्य लगे हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश लगा है, एक मात्र देश नेपाल लगा है। और आपने ये भी सिखाया हिमाचल प्रदेश एक जिले को स्पर्श करता है, उत्तराखंड 7 जिलों को स्पर्श करता है, नेपाल भी 7 जिलों को स्पर्श करता है, उत्तराखंड भी 7 जिलों को स्पर्श करता है, बिहार भी 7 जिलों को स्पर्श करता है। 3 जगह साथ साथ है, उत्तराखंड में भी, नेपाल में भी और बिहार में भी। और सोनभद्र से केवल एक, जो छत्तीसगढ़ है केवल एक जिले को स्पर्श करता है, सोनभद्र को। झारखंड भी केवल एक जिले को स्पर्श करता है, सोनभद्र को। और मध्य प्रदेश 11 जिलों को स्पर्श करता है। कल मैं बताऊंगा 11 जिले कौन कौन से हैं। राजस्थान 2 जिलों को स्पर्श करता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली डबल जी को स्पर्श करता है। डबल जी कौन है सर? पार्ले जी? नहीं भाई, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। डबल जी का मतलब हुआ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को स्पर्श करता है। और हरियाणा कितने को करता है? हरियाणा 6 को करता है। कितने को करता है? हरियाणा 6 को करता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई भाई? पहले मैप में इतनी बातों को सीखा, दूसरे मैप में इतनी बातों को सीखा। अब तीसरा मैप देखिए, एक और कुछ समान परिचय की भी बातें रह गई हैं, उसकी भी चर्चा करनी है। अब तीसरा मैप देखिए, इसमें कुछ बातों को हम शामिल करेंगे जो और सवाल आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं समान परिचय से। देखिए, जिले तो सब समझ में आ रहे हैं ना भाई कि ये तो क्या है आपका? मैं बार बार अभी शुरुआती दौर में लिखूंगा ताकि आपको सब याद हो जाए। बलिया, ये क्या है आपका? सोनभद्र। ये क्या है आपका? ललितपुर। ये क्या है आपका? सहारनपुर। एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है कि सर एनसीआर से कितने जिले लगे हैं? एनसीआर से उत्तर प्रदेश के लगे जिले, यहीं पर समान परिचय में सिखा दे रहे हैं। एनसीआर से नेशनल कैपिटल रीजन 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा, पता है कि नहीं भाई आप लोगों को? 69वां संविधान, पॉलिटी वाले लोगों को तो जरूर पता होगा। संविधान संशोधन 1971 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत, एनसीआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? ये एग्जाम में सवाल आया है। तो संख्या पूछेगा तो बता देना 8। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता? क्या दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता? ये कौन बता पाएगा? ये केवल वही बता पाएगा जिसको 8 जिलों के नाम याद रहेंगे। तो आपको भी याद करना है। चलिए देखिए, याद करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, तरीका बताते हैं। इधर ऊपर से आएंगे तो सबसे पहले है आपका शामली, उसके बाद है आपका बागपत, और यहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट थे जो दिल्ली को लगे थे। अच्छा, डबल जी की बात कर रहे हैं? हाँ, डबल जी की बात कर रहे हैं। नाम क्या था? ऊपर वाले का आपने बताया था सर शायद गाजियाबाद, ऊपर वाले का आपने बताया था गाजियाबाद, और नीचे वाले का आपने बताया था गौतम बुद्ध नगर। ठीक, 2 4 हो गए। और उसके बाद यहीं पर सहारनपुर के नीचे एक जिला है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा है उसका नाम क्या है? हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है हापुड़। और यहीं पर है आपका मेरठ, हापुड़ के ऊपर। और एक और डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना, बुलंदशहर नाम है। क्या नाम है उसका? बुलंदशहर नाम है। यहां पर नीचे है आपका, जिसका नाम है बुलंदशहर।
ये 8 ऐसे जिले हैं, ये 8 ऐसे जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। याद कर लीजिए, हमारे साथ ही साथ याद करना होगा भाई। कुछ भी बाद के लिए नहीं छोड़ते, ना हम पॉलिटी पढ़ाते समय बाद के लिए छोड़ते हैं, ना करंट अफेयर में छोड़ते हैं, ना यूपी स्पेशल में। और हम चाहते हैं कि रात को 11 बजे 10 बजे अगर आप लोग अपनी नींद में दखल देकर लाइव क्लास में हजारों लोग जुटे हुए हैं, तो हम आपको उससे जस्ट डबल आपको आउटपुट भी दें। और आउटपुट का मतलब है कि जितना कुछ भी पढ़ाऊं वो सब आपको तैयार हो जाए, तब शायद मेरी भी मेहनत सफल हो पाएगी और आपकी भी मेहनत सफल हो पाएगी। तो मैंने बताया कि एनसीआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने जिले आते हैं? 8। नाम याद कर लीजिए। कैसे? सबसे पहले सर ने कहा सहारनपुर के नीचे क्या आता है? शामली और बागपत। शामली को कहीं और पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ, शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, शामली बागपत हो गया। ठीक, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। अच्छा बताइए, पढ़ने का तरीका सीखिए। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद की चर्चा अब तक मैंने कितनी बार किया? सर 2 बार किया। किस लिए किया? अरे आपने बताया कि गौतम बुद्ध नगर साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और गाजियाबाद जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और आपने कहा कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, जिसको आपने नाम दिया डबल जी, ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करते हैं और यही गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। 3 हमें 6 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए। हमें यह भी क्लियर हो गया कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। किसी में आते हैं? एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है, गाजियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है और साथ ही साथ ये दोनों जिले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करते हैं। साथ ही साथ शामली और बागपत 4 हो गए, मुजफ्फरनगर और आपका हापुड़ 6 हो गए, उसके बाद बुलंदशहर और मेरठ 4 जोड़ा बना लीजिए, 8 जिले आपको याद हो गए। मेरठ की कोई बात अभी हमने नहीं पढ़ा है, हापुड़ को पढ़ा है। कहां पढ़ा है? याद आया कि नहीं? अगर नहीं याद आया तो चिंता की बात है, याद आ गया तो शानदार। अगर हापुड़ के बारे में आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता की विषय है। हापुड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। क्या? हापुड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। अच्छा, कुछ बातें और बताते हैं आपको। देखिए, सामान्य ज्ञान में जो समान परिचय में पूछा जाएगा, अभी एकदम बेसिक परिचय चल रहा है, लेकिन इसी बेसिक परिचय से आज और कल के सवाल में भी हम कोशिश करेंगे 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से टकरा जाए आपके एग्जाम में, जो यूट्यूब पर सभी बच्चों को मिल रहा है देखने को। 4 से 5 क्वेश्चन तो यही एग्जाम में मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश विशेष के आपके। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। अच्छा, उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा? उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? इसका नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को पड़ा। 24 जनवरी 1950 को पड़ा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस। 24 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। अच्छा, अब यहां पर कुछ स्टैटिक पार्ट हम जोड़ेंगे। अगर आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लिया जाए, अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष इस बात की घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने की जो घोषणा की गई फ्रेंड्स, जो घोषणा की गई 2015 में की गई। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करिए इसे। 2015 में इस बात की घोषणा किया गया कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को क्या मनाएंगे? उत्तर प्रदेश दिवस। लेकिन पहली बार मनाया कब गया? पहली बार, देखिए सवाल पे सवाल निकालिए कि पहली बार कब मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार फ्रेंड ध्यान रखिएगा 2018 में। जानकारी के लिए बता दूं कि बीच में इतिहास का जीआरएफ का एग्जाम एक था, नेट का एग्जाम जिसे आप बोलते हैं। नेट के एग्जाम में वहां जीएस का सवाल आता है 30 क्वेश्चन। उस 30 क्वेश्चन में यूपी स्पेशल के 3 सवाल आए थे और उस 3 सवाल में एक सवाल ये पूछा गया था कि पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? तो 2018 में। मनाए जाने की घोषणा कब की गई? 2015 में। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब बना? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? अगला सवाल,
उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, इसका विभाजन कब होता है? 9 नवंबर सन 2000 को इसका विभाजन हो जाता है। क्या? उत्तर प्रदेश का जो विभाजन होता है 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को इसका क्या हो गया? विभाजन हो गया। और 9 नवंबर 2000 को जब इसका विभाजन हुआ, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके 13 जिलों को काटकर, कितने जिलों को काटकर? 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया, जिसको नाम दिया गया उत्तरांचल। क्या नाम दिया गया? उत्तरांचल। लेकिन आपकी परीक्षा में अगर सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, जवाब क्या होगा? ये सवाल आया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बड़ी परीक्षाओं में नहीं, छोटी परीक्षा में सवाल आया है। तो आपको ध्यान रख रहा है, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को पड़ा। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाएगा, इस बात की घोषणा 2015 में की गई। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 2018 को मनाया गया, 2018 में मनाया गया। और उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर को हुआ। कितने जिलों को काटकर? 13 जिलों को काटकर। नए राज्य का नाम क्या रखा गया? उत्तरांचल। और उत्तरांचल का नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। और यहीं पर अभी सुरंग चर्चा में आई थी भाई, यहीं पर सुरंग चर्चा में आई थी, जहां पर 41 मजदूर 17 दिनों तक फंस गए थे। ये उत्तराखंड में ही सुरंग थी, जो आज सुबह मैंने करंट अफेयर में भी आपको पढ़ाया है। तो इतनी बातों को ये भी याद रखिएगा, ये भी समान परिचय से आपके सारे सवाल पूछे जाएंगे। मैपिंग वाला जो समान परिचय था वो मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं चलूंगा किधर? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में आकार, उत्तर प्रदेश का लिंगा अनुपात, उत्तर प्रदेश में साक्षरता, उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि, इन सब बारी बातों की चर्चा करेंगे। अब हमें मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का समान परिचय केवल हेडिंग बनानी है आपको। आगे बढ़ रहा हूं फ्रेंड्स में। उत्तर प्रदेश का समान परिचय, उत्तर प्रदेश का समान परिचय। अब इस समान परिचय में सबसे पहला जनसंख्या या क्षेत्रफल की पहले बात कर लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? भारत के अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल जहां तक मेरी जानकारी है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन हम इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं, यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारा ध्यान किसमें होगा? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा? पूछा यह जाएगा संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो संपूर्ण भारत का ये 7.33% है। संपूर्ण भारत का 7.33% है। कितना है? संपूर्ण भारत का ये 7.33% है। क्लियर? बात समझ में आई? उसके बाद जनसंख्या को देख लीजिएगा। आपको जनसंख्या का सवाल क्या बनेगा कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश कौन सा जिला है? तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? वर्तमान में तो 20 करोड़ से अधिक हो गई है, लेकिन आपको आंसर देना होगा 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 व्यक्ति है। 19,98,12,341 व्यक्ति। ये भी नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा सर? पूछा तो ये जाएगा कि संपूर्ण भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 16.51। एक बार वीडियो का एग्जाम हुआ था, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 2019 दिसंबर के आसपास, 20 का समय रहा होगा। वहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का
उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, वहां 17.51 भी था। और बहुत सारे बच्चों ने 17.51 उत्तर लगा दिया। क्यों लगा दिया पता है? ये बच्चे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के आए थे और इंडियन ज्योग्राफी के टीचर ने उनको सिखाया था कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या 17.51 है। ये डेटा भी नोट करना है तो नोट कर लीजिए कि संपूर्ण पूरी विश्व की जितनी पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन का भारत की पॉपुलेशन कितना परसेंट है, 17.51 है। लेकिन संपूर्ण भारत की पॉपुलेशन का जो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन है वो कितना होगा, 16.51% होगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह 19,98,12,341 व्यक्ति है और जो पूरे भारत की जनसंख्या का कितना है, 16.51% है। कितना है, 16.51% है। क्लियर? अब अगर कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के स्थान पर आधार पर भारत का कौन सा स्थान है, तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर जो उत्तर प्रदेश का स्थान है, यूपी का स्थान है चौथा। तो सर ये भी तो पूछा जाएगा नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है, नंबर 3 पर कौन है, बिल्कुल पूछा जाएगा। नंबर 1 पर क्षेत्रफल में है राजस्थान, नंबर 2 पर है, नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश, और नंबर 3 पर कौन है, नंबर 3 पर है आपका महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र। ये सवाल आया है मिलाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में। और चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश का स्थान। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर जरूर है फ्रेंड, लेकिन जनसंख्या में नंबर 1 है, इस बात का ध्यान रखना है। जनसंख्या के मामले में नंबर 1 नहीं। कई बार तो कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश को भारत के नक्शे से अलग कर दिया जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, किताबों में तो चीन लिखा है लेकिन अब बदल दीजिए भारत हो गया है, क्योंकि नंबर 1 जनसंख्या वाला देश भारत है। भारत के बाद चीन आएगा, नंबर 3 पर संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा, नंबर 4 पर इंडोनेशिया आएगा। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि अगर उत्तर भारत के नक्शे से उत्तर प्रदेश को अलग किया जाए तो जनसंख्या के आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन बैठेगा। और कमाल है कि वर्तमान में आप सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के नागरिक हैं। उससे भी ज्यादा कमाल है कि सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे बड़ी है और आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं। और उससे भी कमाल की बात है कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं कि जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह इलाहाबाद यानी प्रयागराज यानी संगम नगरी है, तो बहुत सारे लोग संगम के भी हैं इसमें। और उससे भी ज्यादा कमाल की बात है कि इलाहाबाद में भी जो सबसे ज्यादा भीड़ का केंद्र है वो शायद सलोरी, कटरा, अल्लाहपुर, तेलियरगंज का क्षेत्र आता है और वहीं से आपकी ये क्लास संचालित हो रही है। तो ये कमाल है कि हम जनसंख्या के एकदम केंद्र बिंदु पर खड़े होकर आपको यूपी स्पेशल का ये जनसंख्या पढ़ा रहे हैं। तो जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत है, फिर उसके बाद चीन है और उसके बाद आपका संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, फिर इंडोनेशिया होगा और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश भी बन जाएगा। इतनी जनसंख्या इनकी है। क्षेत्रफल के मामले में इनका चौथा स्थान है। पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश का है, तीसरा है महाराष्ट्र का और चौथा स्थान इनका है। और क्षेत्रफल के मामले में मैंने बता दिया, प्रतिशत की तुलना किया जाए तो 7.33% है। जनसंख्या के मामले में तुलना किया जाएगा तो 16.51 है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है फ्रेंड्स? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है? फिलहाल ये सवाल तो इतना आसान किसी का नहीं होगा, ये सबको पता होता है जनसंख्या घनत्व क्या होती है। प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी देश का, किसी राज्य का, किसी प्रांत का या किसी जिले का क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो मैंने क्षेत्रफल वाली बातें बता दी, जनसंख्या वाली बातें बता दी, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान बता दिया, इससे बड़े 3 राज्य बता दिए, भारत के साथ इसकी तुलना कर दिया, जनसंख्या में भी क्षेत्रफल में भी, और उसके बाद
आपको यह भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब एक सवाल बनता है लिंगानुपात का, सेक्स रेशियो का एक सवाल बनता है। लिंगानुपात का भी एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में बनता है फ्रेंड्स। लिंगानुपात का एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा, तो लिंगानुपात जो है कि किसी भी देश के भीतर प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है, वो किसी देश का, किसी राज्य का या किसी जिले का लिंगानुपात कहलाता है। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912। कितना है, 912 है। लेकिन यहाँ 4 सवाल हमेशा आप लोगों को बताते हैं। एक पूछा जाता है शिशु लिंगानुपात, एक पूछा जाता है अनुसूचित जाति का लिंगानुपात, एक पूछा जाता है अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात। तो जब शिशु न लिखा रहे, शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों के बीच का सेक्स रेशियो क्या है, उनका लिंगानुपात क्या है। तो शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार फ्रेंड्स 902 है। अनुसूचित जातियों का जो लिंगानुपात है यह आपका 907 है। और अनुसूचित जनजातियों का जो लिंगानुपात है फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, 951 है। तो लिंगानुपात में आपको 4 आंकड़े याद रखने हैं। कितने, लिंगानुपात में आपको 4 आंकड़े ये याद रखने हैं, इन सबको याद रखिएगा, ठीक है। ये लिंगानुपात के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, तो टोटल 912 बताइएगा। शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो 902 बताइएगा। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात पूछा जाए 907 बताइएगा। जनजातियों को पूछा जाए तो 951 बताइएगा। इन सभी में से सबसे छोटा संख्या क्या है, 902। शिशु भी सबसे छोटा है, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। अनुसूचित जाति, तो अनुसूची 7 में आप लोग पढ़ते ही हैं शेड्यूल में भी, तो अनुसूचित जातियों का 907 है, जनजातियों को 951 है, संपूर्ण कितना है, 912 है। ये चारों लिंगानुपात आप लोग याद रखिएगा, ये चारों डेटा आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं फ्रेंड उत्तर प्रदेश के सीटों के बारे में, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के बारे में, उत्तर प्रदेश के आपके जो साक्षरता दर है उसके बारे में, उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि के बारे में, उत्तर प्रदेश में शहरी और ग्रामीण प्रतिशत के बारे में, इसके बारे में भी कुछ सामान्य परिचय से सवाल आपके आते हैं। तो अगली हेडिंग एक और बनाइएगा, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय में अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी कल तक यही चलेगा। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय वाले टॉपिक को हम देख रहे हैं। और सामान्य परिचय वाले टॉपिक में फ्रेंड ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में अगला टॉपिक आज हमको अब ये देखना है कि जो आपका सीटों को लेकर एक सवाल पूछा जाता है। तो आप लोगों ने पॉलिटी में तो इतना पढ़ा ही होगा कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है। तो जाहिर सी बात है जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उसके पास सीटें भी उतनी ही अधिक होंगी। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है भारत का। तो चाहे लोकसभा की सीटें हों, चाहे राज्यसभा की सीटें हों, चाहे विधानसभा की सीटें हों, चाहे विधान परिषद की सीटें हों, सभी सीटों के मामले में क्या, सभी सीटों के मामले में नंबर 1 कौन है, उत्तर प्रदेश ही है। क्या, उत्तर प्रदेश ही आपका नंबर 1 है। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 403 है। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 100। ये सारी सीटें याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगला मुद्दा ध्यान रखिएगा, अगला पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश में साक्षरता, अगर उत्तर प्रदेश में साक्षरता की बात की जाए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, साक्षरता में 3 साक्षरता पूछा जाता है। एक संपूर्ण मतलब केवल साक्षरता पूछा जाए, एक पुरुष साक्षरता पूछा जाता है, और एक आपका महिला साक्षरता पूछा जाता है। इसको याद कराने के लिए हम बच्चों को बहुत आसान तरीका एक बताते हैं, इसमें पॉइंट में मत याद करिए, राउंड फिगर में याद करिए। केवल संपूर्ण साक्षरता उत्तर प्रदेश की याद रखिए, जो कितना परसेंट है, 67% है। कितना है, 67% साक्षरता है। और जब पूछे महिला साक्षरता तो 10 घटा दीजिए, जब पूछे पुरुष साक्षरता तो 10 बढ़ा दीजिए। ओहो, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77% है, संपूर्ण साक्षरता 67 है, महिला साक्षरता 57 है।
दोनों के बीच का अंतर आप देख सकते हैं, 20% का अंतर है साक्षरता में महिला और पुरुष में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में संपूर्ण साक्षरता 67%, पुरुष साक्षरता 77, महिला की 57। पहले वाले डायग्राम में क्वेश्चन छूट गया था फ्रेंड्स, अभी अचानक से हमारे दिमाग में बात याद आ रही है, इसको भी नोट करिएगा। लिंगानुपात के मामले में, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ लिंगानुपात देखा है कुछ देर पहले, 902, 907, 951, 912। तो लिंगानुपात के मामले में सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? लिंगानुपात में सर्वाधिक बड़ा जिला की बात किया जाए तो जौनपुर है, और सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? गौतम बुद्ध नगर का है। क्या? गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम लिंगानुपात है, और सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? आपका जौनपुर का है। ये बातें भी आप याद रखिएगा। क्या? ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा सामान्य परिचय में एक चीज और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? ये क्वेश्चन 2018 में भी आया था। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? इसी क्वेश्चन में विवाद भी हुआ था, जो संशोधित एग्जाम 2016 वाला हुआ था आरओ का। तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। इसके अलावा सामान्य परिचय में क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, सामान्य परिचय में से जानकारी आप लोगों को है, लेकिन कुछ बात की जानकारी नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, तो जिला कितने हैं वर्तमान में? 75। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? 18। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की बात किया जाए तो 17। क्वेश्चन ज्यादा क्या पूछा जाएगा, 17वां नगर निगम कौन सा है? 17वां नगर निगम आपका शाहजहांपुर है। कौन सा है? शाहजहांपुर आपका 17वां नगर निगम है। मंडल कौन सा है? 18। 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़ 18वां मंडल है। और जिलों की संख्या कितनी है? 75। और 75वां जिला कौन सा है? संभल। कौन सा है? संभल 75वां जिला है। 18वां मंडल अलीगढ़ है। टोटल 18 मंडल है, 17 नगर निगम है, 75 जिला है। और याद करने की जरूरत नहीं, जो किताबों में पंचायत कितने हैं, गांव कितने हैं, ये सब ना, ये सब फालतू की बातें हैं, इतना तनाव नहीं लेना है आपको। केवल ये याद रखना है कि जिलों की संख्या 75 है, मंडल आपके 18 है, नगर निगम कितने हैं? आपके 17 हैं। इतनी बातों को आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सीटों की बातें हमने कर लिया, साक्षरता की बातें हमने कर लिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या को लेकर के भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, कि उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या कितनी है और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। इसको लेकर के भी एक क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में बनता है। तो जल्दी से बताइएगा, ग्रामीण जनसंख्या की बात किया जाए, तो आपका 77% है। और शहरी जनसंख्या की बात किया जाए तो 22% है। कितना है? 22% है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखिएगा कि शहरी जनसंख्या कितना है? 22% है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक उच्च न्यायालय भी है। और खास बात है कि ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद जो है, ये सर्वाधिक न्यायाधीश वाला उच्च न्यायालय है। क्या? ये सर्वाधिक न्यायाधीश वाला उच्च न्यायालय है। सर्वाधिक न्यायाधीश वाला हाई कोर्ट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में द्विसदनी राज्य विधान मंडल है। क्या है? द्विसदनी राज्य विधान मंडल है। ये भी ध्यान रखिएगा। यहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। यहाँ द्विसदनी राज्य विधान मंडल है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का एक उच्च न्यायालय है, जिसका खंडपीठ लखनऊ में है। कहां पर है? जिसका खंडपीठ आपका लखनऊ में है।
और ये सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय भी है। और विधानसभा की सीट आपने यहां पर याद किया, विधानसभा से एक सवाल पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो इलाहाबाद है। इलाहाबाद में 12 विधानसभा हैं। सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला की अगर बात किया जाए तो किसका नाम आएगा, इसमें नाम आएगा इलाहाबाद का। और इलाहाबाद में कितने विधानसभा हैं, 12 विधानसभा है। कितने हैं, 12 विधानसभा है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले पेज से जितना हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसका रिवीजन करेंगे। पहले पेज से हम लोग की शुरुआत कहां हुई, रिवीजन करके आज का सेशन हम लोग समाप्त करेंगे। और ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर के बारे में आप लोग को बता देते हैं कि कल करंट अफेयर में पूरे नवंबर माह का टेस्ट है, तैयार रहिएगा। पूरे नवंबर माह का टेस्ट है, 1 नवंबर से लेकर पूरे नवंबर के जो 100 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर की यूट्यूब क्लास में जितने भी लोग लाइव हैं वो लोग सुन लीजिए और सब लोग मौजूद रहिएगा, क्योंकि अब आप लोग अपनी करंट अफेयर की तैयारी मजबूत कर लीजिए। करंट अफेयर में 30 से 35 सवाल आएंगे, समीक्षा अधिकारी में भी, यूपी पीसीएस में भी। जान चाहे जितनी लगा लीजिए, ताकत चाहे जितनी लगा लीजिए, तय करंट अफेयर ही करेगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जीएस में तो काम सब कर ले जाएंगे, लेकिन करंट अफेयर ही मेरिट मेकर होगा, वही आपको सिलेक्शन उस पार भी ले जाएगा और सिलेक्शन की इस पार गिरा भी देगा। अगर करंट अफेयर पे कमांड अच्छी रही तो आप प्रीलिम्स में आप कोई नहीं रोक पाएगा, अगर जीएस आपका मजबूत है। जीएस कितना भी मजबूत होगा, करंट अफेयर वीक है तो दिक्कत आ जाती है। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि एक बार पीसीएस फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, हल्का सा लापरवाही होती प्री रुक जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग के हैं जो अभी मुरादाबाद में सब ट्रेनिंग कर रहे हैं डिप्टी एसपी एसडीएम की, डिप्टी एसपी की। लेकिन इस बार बेचारे उन लोगों को दिक्कत रही इस बार कि पीसीएस प्री 2023 नहीं हुआ, बहुत सारे छात्र रहे सिर्फ इस वजह से कि करंट अफेयर वीक रहा। तो करंट अफेयर पर आप अपनी मजबूत पकड़ बनाइए। बाकी उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उतनी ही मेहनत से आप भी काम करते रहिए। चलिए फटाफट 5 मिनट में रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने शुरुआत क्या किया, उत्तर प्रदेश के समान परिचय से। मेरे साथ बोलिए, उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत, पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, कहां पर, यह है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, न्यूनतम वर्षा वाला जिला मथुरा, सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर। अरे आप भी बोल रहे हैं नहीं बोल रहे भाई, अगर हमारे साथ बोल रहे हैं तो मामला शानदार चल रहा है, नहीं बोल पा रहे तो चिंता का विषय है, थोड़ा काम करना पड़ेगा। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर। शायद पहले पेज में हम लोगों ने इतनी ही बातों को पढ़ा था, इतनी ही बात हम लोग पढ़े थे, ये रिवीजन हो गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़, जनसंख्या में सबसे बड़ा अपना प्रयागराज संगम नगरी, और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन, आपका महोबा। पहला पेज कंप्लीट रिवीजन हो गया। जो पढ़ना है रिवीजन करना है, और इससे आप भी एक आर्ट सीखिए। दिन भर जो आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद ऐसे कॉपी बंद करके फिर लेट गए, चाय पीने चले गए, उससे बचना भी है। रिवीजन इतना महत्वपूर्ण है, हम 1.5 घंटे की क्लास पढ़ाने के बाद आपको लास्ट में 10 मिनट का रिवीजन करा रहे हैं कि ताकि जो कुछ भी पढ़ा वो आपके दिमाग में रहे, कल आप उसको बोल पाए। तो आपको भी अपनी पढ़ाई के साथ यही करना है, जो कुछ भी पढ़ना है उसका रिवीजन करते रहना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा पेज पे हम लोगों ने क्या देखा था, उत्तर प्रदेश से टोटल कितने तटवर्ती प्रदेश हैं, 9, कितने राज्य हैं, 8, कितने केंद्र शासित प्रदेश, 1, कितने देश, 1, हिमाचल प्रदेश कितने जिलों को स्पर्श करता है, 1, उत्तराखंड 7, नेपाल 7, बिहार 7, छत्तीसगढ़ 1, झारखंड 1, मध्य प्रदेश 11, राजस्थान 2। कल सबका नाम याद करा देंगे, कल क्लास में सबको नाम याद हो जाएगा, कौन 2 है, कौन ये 11 है, कौन ये 7 है, कौन ये 7 है, कल सब याद हो जाएगा। और हरियाणा के 6, राजस्थान के 2 और दिल्ली 2 को। और क्या देखा था आपने, यहां पर एक क्वेश्चन आपने तैयार कराया था सर कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है। दूसरा सवाल आपने तैयार कराया था कि ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है।
चौथा क्वेश्चन आपने तैयार कराया कि ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले को स्पर्श करता है, जिसका नाम है झांसी। फिर आपने बताया कि आपका हरदोई एकमात्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, और कितने जिलों को स्पर्श करता है? ये 9 जिलों को स्पर्श करता है। दूसरे मैप में हम लोग को केवल इतना सीखा था। अब तीसरे मैप पर आ जाइए। यहां क्या क्या आप लोगों ने सीखा? दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? पहले संख्या बोलिए। दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? 8। जोड़ा याद करिए, 4 जोड़े हैं। पहला जोड़ा गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, दूसरा जोड़ा शामली और बागपत, तीसरा जोड़ा मुजफ्फरनगर हापुड़, चौथा जोड़ा मेरठ और बुलंदशहर। ये 8 जिले आपको याद रहने चाहिए। आज सोते वक्त भी एक बार रिवीजन कर लेना। कोई भी आपसे पूछे तो आप तुरंत बताइए वो 8 जिले कौन है जो एनसीआर में आते हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? कल उत्तर प्रदेश के नामों का इतिहास बताएंगे, उत्तर प्रदेश के राजधानियों का भी इतिहास बताएंगे, उत्तर प्रदेश की वर्तमान की राजधानी भी बताएंगे, सब बताएंगे कल। और उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। इस बात की घोषणा कब की गई? 2015 में। पहली बार मनाया कब गया? 2018 में। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर। वर्ष बोलिए? 2000। कितने जिलों को निकालकर? 13। क्या बनाया गया? उत्तरांचल। नाम कब बदला गया? 2007। वर्तमान में क्या है? उत्तराखंड। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि वहां पर अभी सुरंग में हमारे देश के 41 मजदूर फंस गए थे, जो ससुरक्षित बाहर आ गए। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स यहां क्लियर हो गए। अगले मैप पर आइए। मैप का मामला शायद समाप्त हो गया होगा। फिर लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, शिशु लिंगानुपात 902, अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 907, जनजातियों का लिंगानुपात 951। क्लियर? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा। 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 7.33। पूरे भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 16.51 है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है कितनी? 19,98,12,341 व्यक्ति है। इतनी बातें आप लोगों ने यहां पर देखा। उसके बाद फिर कहां पर आ गए आप लोग? सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा में 403, विधान परिषद में 100। लेकिन विधानसभा में एक नया क्वेश्चन और भी तैयार कराया कि सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद। कितने जिले विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर? 12 है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? 77%, 67%। पुरुष साक्षरता 77, महिला साक्षरता 57। उत्तर प्रदेश में कितनी ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है? 2011 की जनगणना के अनुसार 77%। कितनी शहरी जनसंख्या निवास करती है? 22%। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है आपका? जौनपुर है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। कितने मंडल हैं? 18। कितने नगर निगम है? 17। 17वां नगर निगम कौन है? शाहजहांपुर। 18वां मंडल कौन है? अलीगढ़। और उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9। और इलाहाबाद का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। खंडपीठ कहां पर है? लखनऊ में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कुछ खास विशेषताएं कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय है। क्या? सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय है। तो आज केवल पहली क्लास थी। उत्तर प्रदेश के महत्व को भी बताना था, इसकी उपयोगिता को भी बताना था, परीक्षा में आने वाले सवालों की चर्चा भी करना था। आगामी 25 घंटे में हम क्या क्या उत्तर प्रदेश विशेष में पढ़ाने वाले हैं वो सिलेबस भी लिखाना था। इसलिए हम लोग 1.5 घंटे में आज इतना ही कर पाए हैं। कल पुनः इसी के आगे से शुरुआत करेंगे। कल बताएंगे उत्तर प्रदेश का नामों का इतिहास, उत्तर प्रदेश का राजधानियों का इतिहास, उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राजधानियां, उत्तर प्रदेश किन किन मामलों में प्रथम स्थान रखता है, फिर उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले, फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय फल क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, इनकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर
फिर आएंगे उत्तर प्रदेश में बहुत देशी नदी घाटी परियोजना पर, फिर आएंगे उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार और पक्षी विहार पर। आज के सेशन में इतना ही। क्लास के बाद भी आप अपने आसपास के जुड़े हुए सभी बच्चों के पास टेलीग्राम से लेकर व्हाट्सएप तक हर जगह पहुंचाइएगा। मेरी भी मंशा रहती है, बहुत सारे बच्चों को कई बार पढ़ने के स्रोत नहीं मिल पाते हैं, ताकि उन बच्चों तक ये गाइडेंस मिल पाए, यूपी स्पेशल की क्लास पहुंच पाए, ताकि सब लोगों की एक विशेष पकड़ यूपी स्पेशल में बन पाए। तो इसको हर जगह आप लोग शेयर करिए और यूट्यूब पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पूरा सेशन कैसे रहा। आप लोगों को उत्तर प्रदेश के क्लास आज आपने पढ़ना शुरू किया तो क्या अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सीख जाएंगे, या अभी भी डर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश कैसे तैयार होगा? और सारी बातें आप लोगों को आसानी से समझ में आ रही है। जिस तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या यह तरीका बेहतर है या कुछ और करने की गुंजाइश है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, कोई कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ कमियां बची ही रह जाती हैं, कुछ ना कुछ करने को बाकी रह जाता है। जो आपके भी अच्छे सुझाव होंगे, हम निसंदेह रूप से इसको शामिल करेंगे। और किसी भी जानकारी के लिए जो नीचे स्क्रॉल में आपके नंबर चल रहे हैं, वहाँ आप कॉल करके पूरी जानकारी आप ले भी सकते हैं। बाकी यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज, आरओ की टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आपके कुछ बैचेस हैं। जैसे बैचेस की अगर बात किया जाए तो आपके यूपीपीसीएस के बैच हाइब्रिड क्लासेस 11 दिसंबर से 8:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद मेंस के लिए आपका जो बैच है वो 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा यूपी स्पेशल का क्लास आज रात में 9:30 बजे आपका स्टार्ट हुआ, पहला क्लास था। जीएस और हिंदी के लिए आरओ का जो अभ्यास बैच है वो आपका 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। बाकी 10 दिसंबर को आपको आरओ प्रारंभिक परीक्षा और यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी है, जहां पर आप कॉल करके पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो अलग अलग क्लासेस में पॉलिटी पढ़ चुके हैं, करंट अफेयर में रोज़ रहते हैं, और जो ऑफलाइन पॉलिटी पढ़े हैं उनको काफ़ी दिनों से इंतजार था कि आखिर कब शुरू होगा यूपी स्पेशल। तो मैंने आपसे ऑफलाइन में भी ये वादा किया था, भले ही क्लास में आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा एहसास कभी आपको नहीं होगा कि हम आपके सामने नहीं हैं और ऑफलाइन आप नहीं पढ़ रहे हैं। आप बस ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। यूपी स्पेशल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूट्यूब पर सारे लोग कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा हौसला मिलता है कि जो कुछ भी तरीका हम बच्चों के लिए अपना रहे हैं, क्या वास्तव में उनके लिए आसान और सुलभ है या नहीं। वहीं से हमको ये जानकारी मिलती है। मिलते हैं पुनः कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर नवंबर के टेस्ट के साथ, और रात को 9:30 बजे यूपी स्पेशल की सेकंड क्लास में।